यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ जून 2020 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में फेस्ट होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चंद्रशेखर मौर्य, एजुकेटर ऑफ सोशियोलॉजी पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। और आज से आप लोगों को मॉर्निंग में पेपर 1 की भी प्रैक्टिस सेट मिल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल एक्सप्लेन के साथ देखेंगे तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करिए। आपसे ये मेरा गुजारिश रहेगा कि आप अधिक से अधिक इसे शेयर किया करिए। पहला प्रश्न है, भूमिका के संग्रह को जो किन्हीं पदस्थिति से संबंधित होती है उसे कहते हैं बहुविध भूमिका, भूमिका द्वंद्व, भूमिका विन्यास या भूमिका संकलन। तो फुल एक्सप्लेन के साथ हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति के साथ जुड़ी हुई जो भूमिका होती है, उसके मतलब जो समुच्चय सेट है उसको भूमिका पुंज कहते हैं, ठीक। या उसे हम लोग भूमिका विन्यास भी कह सकते हैं। यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। अगर मैं मर्टन की बात करूं तो मर्टन ने कहा था कि भाई भूमिका पुंज से मेरा जो तात्पर्य है वह भूमिका संबंधों के उस ताने बाने से जिसमें एक व्यक्ति एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति को धारण करने के कारण बंधा होता है, वह भूमिका पुंज होता है, ठीक है। तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। निम्नांकित में कौन समाजीकरण के साधन नहीं है? ये देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि ये निगेटिव फॉर्म में है, इसलिए यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो परिवार, विद्यालय, संचार या पुलिस। देखिए, जिन संस्थाओं या समूहों के माध्यम से समाजीकरण होता है उन्हें हम लोग सामाजिकरण की संस्थाएं या अभिकरण कहते हैं। जो जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो परिवार हो गया, विद्यालय हो गया, संचार हो गया आदि, ये सब क्या है? ये सभी की सभी ही संस्थाएं हैं। रिजमैन की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा था कि भाई जो वर्तमान में खेल समूह है वो समाजीकरण करने वाला एक महत्वपूर्ण समूह होता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 2 का जो बेस्ट ऑप्शन है वह हमारा हो जाएगा पुलिस। ये समाजीकरण का साधन नहीं है। बाकी परिवार, विद्यालय, संचार ये सभी के सभी समाजीकरण के साधन हैं। आशा करता हूँ कि एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पूर्ण समाजीकरण होता है जब एक बच्चा पैदा होता है, बी बच्चा विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, सी एक युवती का विवाह होता है, या डी एक व्यक्ति किसी क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो जाता है। तो देखिए, जो सीखे हुए व्यवहार हैं, व्यवहार के स्थान पर नवीन मूल्यों को मानक के मतलब जो मान्यता है और व्यवहार, तो इन मान्यताओं और व्यवहारों का प्रशिक्षण या पुराने मूल्यों का अगर मानक की बात करें या मान्यता की, तो पुनः मतलब ज्ञान जो देने की जो प्रक्रिया है वो पुनः समाजीकरण कहलाती है। जैसे रिसर्च आप लोग जानते हैं, रिसर्च का मतलब पुनः से मतलब दोबारा इस तरह से सर्च करना, ठीक है। तो नवीन नवीन जो पद्धतियां हैं उसी को ट्रांसफ़र मतलब एक नया खोज करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं इसमें थोड़ा सा और आपको बताऊं, एक्सप्लेनेशन करूं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा पुनर्समाजीकरण का मतलब। अगर मैं बात करूं कि लड़कियां अक्सर क्या करती हैं कि जो ब्लैक टी है, ग्रीन टी है, उसे ज़्यादा पीने की कोशिश करती है क्योंकि उससे थोड़ा बॉडी स्लिम होती है, पतली होती है। तो अब क्या है, अगर हम बात करें कि ग्रीन टी में हमें एनर्जी मिलता है तो हमने उसे रिसर्च कर दिया है। ये इसी तरह जो रिसर्च है ये कोई और आएगा तो उसमें कर देगा कि इससे माइंड डेवलप होता है, इससे शार्प होता है माइंड, तो ये रिसर्च हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो पुनः समाजीकरण है वो समाजीकरण में जो सीखे हुए व्यवहार हैं उसके स्थान पर जो नए नए मतलब और जो मानक या मान्यता या जो भी व्यवहार कर सकते हैं, प्रशिक्षण कर सकते हैं या पुराने मूल्य मानक कर सकते हैं, तो ये सभी के सभी
जब ज्ञान देने की जब प्रक्रिया होती है तो वह पुनः समाजीकरण हो जाता है। आशा करता हूँ कि ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। ठीक, तो बी का तीसरे का बी आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अवधारणाओं का उनसे संबोधित समाजशास्त्रियों के साथ सुमेलित करें और उत्तर के एक कोड का इस्तेमाल कीजिए। ठीक, सांस्कृतिक पिछड़न, प्राथमिक समूह, प्रत्यक्ष प्रकार, कायिक संगठन, C.H. कुले, R.K. मर्टन, W.F. आगबर्न, E. दुर्खिम। तो मैं इसमें जो है कि UGC नेट JRF परीक्षा 2006 में हुई थी दिसंबर की, उसका भी प्रश्न मैंने इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, तो देखिए, जो अगर मैं बात करूं सांस्कृतिक पिछड़न की तो वो आगबर्न है। कौन है भाई? आगबर्न। सांस्कृतिक पिछड़न के आगबर्न है, यानी पहले का तीसरा कंप्लीट होता है। तो पहले का जो तीसरा है मतलब कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट ही होगा, क्योंकि यही एक है। ठीक, बाकी आप इसे मिलान कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ ताकि और अधिक से अधिक प्रश्न को आपके सामने पेश कर सकूँ। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को दर्शाता है? सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना, सामाजिक व्यवस्था को समझना, सामाजिक व्यवस्था में संशोधन बनाना, सामाजिक व्यवस्था के सामंजस्य करना। देखिए, जो मतलब अगर मैं मॉडर्न युग की बात करूं तो आधुनिक संदर्भ में जो सामाजिक प्रणाली की जो अवधारणा है उसका प्रयोग हमें अगस्ट काम्टे ने और हर्बर्ट स्पेंसर ने, कार्ल मार्क्स ने, एमाइल दुर्खिम ने, ये सभी लोगों ने समाज के यानी वैज्ञानिकों की जो कृतियां हैं उसमें से देख सकते हैं कि भाई ये जो समाजशास्त्रियों की जो कृतियां हैं उसमें हम लोग देख सकते हैं, और सामान्यतः एक प्रणाली को आत्मनिर्भर तत्वों और जो इसके भागों के जो समूह के द्वारा जो निर्मित पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से जो परिभाषित किया जाता है, तो इस प्रकार के समाजशास्त्रीय जो दृष्टिकोण है वो सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए अर्थ को दर्शाता रहता है, यानी सामाजिक व्यवस्था को समझना ही इसका मेन एम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फैमिली सोशलाइजेशन एंड इंटरैक्ट प्रोसेस। तो मैं जल्दी से एक दो बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, सोशलाइजेशन एंड इंटरैक्ट प्रोसेस जो हो टालकाट पार्सन्स की है। ठीक, टालकाट पार्सन्स की है, यानी पहले का तीसरा। तो पहले का तीसरा यानी ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप इसको आसानी से मिलान कर लीजिएगा। मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ जल्दी से। ठीक है, निम्नांकित में कौन समाज की प्राक प्रकारात्मक आवश्यकता नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निगेटिव फॉर्म में है, थोड़ा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। तो पहला है पर्यावरण से अनुकूलन, दूसरा है लक्ष्य प्राप्ति, तीसरा है प्रतिमान अनुरक्षण तथा तनाव प्रबंधन, और डी है सामाजिक वियोजन। ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करूं कि समाज में जो प्राक प्रकारात्मक आवश्यकता है, प्रतिमान अनुरक्षण तथा तनाव प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि समाज में अनुरक्षण के लिए सामाजिक प्रणाली नितांत आवश्यक प्रक्रिया है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है सामाजिक वियोजन करेक्ट आंसर होगा, यानी इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नीचे दिए गए विवाह के प्रकार के उन समुदायों से जुड़े मिलाइए जहां उनके उत्तर सही हो कोड के अनुसार। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फेस्ड होते रहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि आप ध्यान से इसे देखते रहिए। क्रॉस कजन, क्रॉस कजन जो है वो दक्षिण भारतीय में यानी दक्षिण भारतीय में ये चलता रहता है, और जो पैरेलल कज़न है ये मुसलमान भाई लोगों में चलता है। पैरेलल कज़न जो है ये मुसलमान भाइयों में चलता है। ठीक है, बहुपति विवाह ये नीलगिरी की पहाड़ियों के टोडा में मैंने जो लेक्चर दिया था
उसमें मैंने उसमें पढ़ाया था कि बहुपति जो विवाह होता है वो नीलगिरी की पहाड़ियों के जो जनजाति हैं उसमें पाया जाता है। और अनुलोम विवाह जो है वह द्विज जातियों में पाया जाता है। अनुलोम विवाह वो द्विज जातियों में पाया जाता है। तो आप मिलान कर लीजिएगा कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा कि कौन सा करेक्ट होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। M.N. श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति को कौन सी स्थिति उपलब्ध होती है? संख्या ताकत, आर्थिक शक्ति, नैतिक शक्ति या आर्थिक नैतिक एवं विधि आधार के समर्थन। तो प्रभु जाति की जो अवधारणा का प्रयोग समाजशास्त्र में सर्वप्रथम किसने किया था? तो M.N. श्रीनिवास ने किया था। किसने किया था भाई? M.N. श्रीनिवास ने किया था। और श्रीनिवास ने कहा था कि प्रभु जाति के लिए आर्थिक नैतिक एवं जो विधि विधान का जो समर्थन की स्थिति उपलब्ध होती है वह M.N. श्रीनिवास ने अपने प्रभु जाति की स्थिति में ही उपलब्ध करा दी थी, यानी बता दी थी। ठीक है, तो इस तरह से ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और उससे पहले फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और फर्स्ट पेपर आप मॉर्निंग में देख सकते हैं। ठीक है, मॉर्निंग डोज के आप फर्स्ट पेपर वहाँ से देख सकते हैं। और फर्स्ट पेपर मैथ के लिए आप हमारे ग्लो विद शेखर पर जाइए, वहाँ पर फर्स्ट पेपर के लिए प्रिपरेशन हो रही है बहुत ही अच्छे ढंग से। बहुत ही जीरो से हीरो बनाने का कार्य वहाँ पर चल रहा है। तो निम्नलिखित में से किस नारीवादी विद्वान ने यह वक्तव्य दिया था कि नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है? सिमोन डी बुवार, मार्गरेट मीड, जार हर्बर्ट मीड या बेटी फराइंड। तो देखिए, पेरिस में जन्मी सिमोन बुवार, ठीक है, पेरिस में इनका जन्म हुआ था सिमोन बुवार का। ये मूल रूप से दार्शनिक के रूप में ही दीक्षित थे, किंतु इन्होंने समाजशास्त्री महत्व को भरपूर यानी ढेर सारा बौद्धिक लेखन किया है। और इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है द्वितीय लिंग में नारी की अधीनता का उसके जैविकी, ऐतिहासिक और निर्जातीय परिप्रेक्ष्य में पूरी गहराई से विश्लेषण किया गया है। उनकी बहुत ही सुप्रसिद्ध उक्ति है, नारी जन्मती नहीं बनाई जाती हैं। नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती हैं। ठीक है, तो इन्होंने विश्व में इन्हें विख्यात कर दिया था, ये जो प्रसिद्ध उक्ति है उनकी। और स्त्रियां कैसे बनती हैं, इस संबंध में बुवार लिखते हैं कि यह संपूर्ण रूप में सभ्यता ही है जो इस प्राणी को बनाती है, यानी सभ्यता और संस्कृति। ठीक, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होता है। तो आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट करके बताइए। देखिए, आपके कमेंट करने से, लाइक करने से, शेयर करने से मुझे कोई पैसा नहीं मिलता है, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो में और अधिक से अधिक और एक्सप्लेन करके बताऊं ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। तो आप ज़रूर प्लीज़ कर दिया करिए, इसी से हमें थोड़ा ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।